अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज कुकिंग विद चाइना एक नए अंदाज में, और उसका मकसद नए अंदाज में होने का क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, और उनके जो फाउंडर हैं और उनकी जो को फाउंडर हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, फाउंडर मौजूद हैं स्ट्रीट वेलफेयर चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के, जवाद अमीर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं उनकी को फाउंडर और उनकी वाइफ हैं डॉक्टर रमशा जवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, कि आप लोग प्रोग्राम में आए, और दूसरा साथ साथ ये कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो चिल्ड्रन से रिलेटेड आप लोग काम कर रहे हैं उसके थ्रू आए, तो उसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये किस तरह की वेलफेयर है, क्या कुछ है, सारा कुछ। उसके बाद फिर हम आपसे जो है वो बातचीत करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, यानी कि रोडों पे जो बच्चे होते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करती है। इसके अलावा उनके डिफरेंट जो मामलात होते हैं, उनकी मेडिकल कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसको भी ये लोग देख रहे होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इनके ऑर्गेनाइजेशन की, तो अब माशाल्लाह ये लोग जो है वो किफ़ालत भी कर रहे हैं घरों की, घरों में राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ लोगों के रेंटल इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई इस कदर हो गई है कि लोगों को अपना घर का उनका रेंट देना मुश्किल है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और ये जो है वो लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके रेंटल इश्यूज़ भी जो है वो देख रहे हैं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं इस वक्त इस पाकिस्तान में लोगों को ज़रूरत है, नीड है पाकिस्तान में लोगों को, तो ये इस वक्त जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने जब स्टार्ट किया तो इन्होंने बच्चों के मामला देख के स्टार्ट किया, और साथ साथ ऑर्फन्स जो होते हैं उनका देखते हैं। उसके अलावा मेंटली डिसऑर्डर और स्पेशली जो किड्स होते हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको देख रहे होते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं इनके फाउंडर से। तो जी जवाद, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और जब आपका पहला स्टेप था, तो आपके दिल में क्या ऐसी बात अल्लाह ताला ने डाली कि आप इस तरह का काम करें, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक जिम्मेदारी है। तो आप मुझे इसका ये बताएं कि आपकी जो पहला जो स्टेप था वो क्या स्टेप था इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके? देखिए, सिलसिला कुछ यूँ था कि सबसे पहले तो हम लोग काउंसलिंग बच्चों की पहले करते थे, नॉर्मली कर रहे होते थे, और जो है हमारा शौक़ भी था कि बच्चों को जो है वो पढ़ाया लिखाया जाए, और माशरे का अच्छा, कि माशरे का अहम किरदार बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्पेशल किड्स और स्ट्रीट किड्स के ऊपर वर्क कभी किया नहीं था। सही। इत्तेफाक से एक दिन बैठे थे तो ख्याल आया कि जो है ये बच्चे भी तो सिग्नल्स के ऊपर होते हैं और इसके अलावा रोडों पे सो रहे होते हैं, तो उनको देख के एहसास तो दिल में रहता था पहले से ना, कि जज्बा तो था पहले से। फिर तो अब लेकिन हिम्मत नहीं थी कि इतना बड़ा कोई कुछ कर पाएंगे हम। बिल्कुल। लेकिन हमने फिर छोटा सा स्टेप लिया, हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम इस तरह करते हैं, आइडियाज शेयर किए एक दूसरे के साथ, और देखते देखते आहिस्ते आहिस्ते करते करते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज इस मुकाम पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ रमशा, मुझे आपने बताना है कि आप किस तरह से, जो क्योंकि माशाल्लाह को फाउंडर है और स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर के साथ साथ इनकी भी को फाउंडर है तो ये ज़िंदगी का सफ़र जो एक चल रहा है, माशाल्लाह डॉक्टर हैं आप, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर आपकी अपनी फील्ड अलग है, उसके काम है, तो उसको मैनेज करना, साथ साथ इनके साथ वर्कआउट करना, तो किस तरह से आप लोग इसको मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, और आपकी क्या फीलिंग है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, थोड़ा सा वो शेयर करें। अच्छा, करियर परसू करने से पहले हम जाहिर है कि मैं अपने करियर स्टार्ट करने से पहले एजुकेशन के दौरान ही मैं काम करती थी वेलफेयर्स को लेके। हम लोग थोड़ा सा इंगेज रहते थे चीज़ों को, बट येस आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर जब हमने अपना करियर परस्यू कर लिया, जॉब करने लगे, तो ये था कि थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट येस किसी न किसी तरह बाय फिज़िकली और इमोशनली किसी न किसी तरह से मैं जो हूँ जवाद का साथ दे रही थी इस काम को करने में। दैट्स रियली गुड रमशा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ साथ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली आप उसके बारे में बताएं कि आप इसमें लोगों के किस तरह हेल्प आउट करते हैं, किस तरह आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जवाद आपने बताना है हमारे सारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको। देखें, होता ये है कि जैसे ही हमें केस रिसीव होता है किसी बंदे का, तो हम सबसे पहले अपनी वेरिफिकेशन टीम को एक्टिव करते हैं, उसके NICs
इज ही और इज शी एलिजिबल और नॉट, तो ये 2 चीज़ें हम लोग जो है वो फोकस करते हैं। उसके बाद जब वेरिफिकेशन का अमल कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं कि केस की क्या सूरत हाल है, केस कितना इमरजेंसी है, ताकि उसको उसी हिसाब से डील किया जाए। और सेकंड थिंग इज दैट कि जब वेरिफिकेशन का अमल पूरा होता है, बिल्कुल, अगर वो मेडिकल केस है तो उसको एज सून एज पॉसिबल, हमारा मकसद होता है कि डिजायर्ड फंड को पूरा करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। बिल्कुल। अगर वो किसी ग्रोसरी केस है तो हमारी कोशिश होती है कि विदिन 24 आवर्स उसको ग्रोसरी मिल जाए, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो, चाहे वो रात के 4 बज रहे हो, इट डजंट मैटर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात के 3 बजे, रात के 4 बजे खुद जाके मैंने बाइक के ऊपर बारिशों में ग्रोसरी लोगों के घर में पहुंचाई है। अच्छा, अभी मैंने आपका, क्योंकि मैं आपको जाहिर सी बात है फॉलो करती हूँ, आपका पेज मेरे पास फॉलो है और मुझे पता होता है कि आप किस तरह के काम करें, सारी चीज़ें मुझे आपकी पता है। तो मैंने आपको देखा, आपने जो फ्लो डाला था उसमें बहुत आपने काम किया, तो उसका थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को कि किस तरह आपने वो स्टार्ट किया, क्योंकि उस वक्त हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। बहुत सारे लोग जज्बा रखते थे कि हम पहुँचें, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए। तो माशाल्लाह आप और रिमशा वहाँ पर थे और आप दोनों ने वहाँ पर होने के बावजूद जो है आपने किस तरह से काम किया, क्या आपको मुश्किलात पेश आई, क्या सारा आपने सफ़र किया, तो वो थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखें, जब जैसे ही फ्लड की सूरत हाल बनी थी तो असल में नॉर्मली होता भी है कि जितने इदारे होते हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फ़ौरन से एक्टिव हो जाती हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करने का मौका मिलता है। और बीइंग अ यूथ, तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क के लिए हम जो है अपना टाइम दें, अपनी ज़िंदगी दें। तो जैसे ही फ्लड आया, सब चीज़ें हुई, तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि मैंने कहा हमें तो बस जाना है किसी तरह भी, एनी हाउ। तो इत्तफाकन बात ये थी कि ज़मीनी रास्ता बिल्कुल ख़त्म था और क्योंकि ऑब्वियसली मामला सारे ये होते हैं कि सारे एयरफोर्स के हाथ में था और आर्मी के हाथ में था, तो हमारी इतनी अप्रोच नहीं थी कि हम उनसे हेलीकॉप्टर्स को बोरो कर सकें या उनको यूज़ कर सकें। तो एनी हाउ करते करते भी हमने जो है वो तो आप किस तरह से वहां पर पहुंचे, क्या मतलब सारी सिचुएशन थी, क्योंकि सब तरफ पानी था, तो किस तरह से आपने सारा मतलब किया? दो स्पॉट्स थे जो कि हमें याद रहे हमेशा। एक स्पॉट था जो कि बलूचिस्तान बेला का था। जिस दिन हम आप पहुंचे उस दिन इत्तेफाक से मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा था और वो जितने भी एहलकार थे वो सब शहीद हो गए थे। और वहाँ पे रेड अलर्ट जारी था, ज़मीन में पानी था और मतलब बहुत बुरा हाल था। ना लोग आ सकते थे ना जा सकते थे। हम अपनी पर्सनल गाड़ी के अंदर मौजूद थे और अंधेरे का ये आलम था कि गाड़ी की लाइट्स के बावजूद आगे जमीन है कि नहीं है हमें नहीं पता था। ओह माय गॉड, वो वाकई बिल्कुल। तो मुझे ना जवाब सारा ये इस तरह से आप लोग पहुंचे, फिर आपने वहां जाकर किस तरह से उनकी हेल्प करी, क्या कुछ करा? आप लोग सामान लेके गए थे, क्या आप लोगों ने वहां जाकर जो है ना, देखिए जो उनके ऑब्वियसली काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग चीजों को ना प्री प्लान लेके चलते हैं। बिल्कुल, हमने जाके वहाँ पे सिर्फ बांटना शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेन रोड्स के ऊपर और जो मेन शाहराहें थी वहाँ पे लोग आके बैठ गए थे जो कि चीजों को एंगेज कर रहे थे, असल हकदार तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। यही हुआ था सारा कुछ। इतनी कि ट्रक्स लूटे जा रहे थे और बहुत ज्यादा लोग डिसहार्ट हुए कि हम इतनी मेहनत से इन लोगों के लिए आ रहे हैं और ये जो उनका जो बिहेवियर था वो लोगों के लिए रास्ता है यहाँ से इंटीरियर से इनका वो मैक्सिमम भी 6-7 आवर्स का है। हम 36 आवर्स ट्रैवल करते थे सिर्फ वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ते बंद थे, जमीनी रास्ता था नहीं। का जज्बा है। और आप उस टाइम पे क्योंकि ऑब्वियसली रात के 2 बजे 3 बजे गाड़ियों से उतर सकते नहीं है, आपको मुसलसल गाड़ी में बैठना है, ना इधर कोई शॉप्स हैं कि आप खा सकते हो खाना। और फिर आपकी अपनी सिक्योरिटी वहां पर जो है वो, और स्पेशली रामशा आपके साथ थी तो एक डबल जिम्मेदारी थी, क्योंकि इतना ज्यादा हालात खराब, लोग मतलब जाहिर सी बात है डिफरेंट जगहों पे लोग फायदा भी उठाते हैं, दूसरे लोग भी आ जाते हैं, बीच में से लोग आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो रिमशा ऐसी कोई मुश्किल पेश आई आपको? हाँ, मुझे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मुझे था कि मैं और भी एक औरत हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है हम बलूचिस्तान के रास्ते पे थे, वापसी के रास्ते पे थे, क्योंकि दिन में तो हम निकल गए थे, जब हम वापसी के रास्ते पे तो इतना ज्यादा ट्रैफिक था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि हम घंटों
स्टे खड़े रहते थे कि अब होगा, और एक टाइम ऐसा आया था कि हमारी फ्यूल जो है ना एंड हो गया था, बिल्कुल हमारी गाड़ी का फ्यूल एंड हो गया था, और दूर दूर तक ना पेट्रोल पंप का हमें भी नहीं पता था कि किधर है। तो इसमें ये हो रहा था कि एक इतना ज्यादा गुप्त अंधेरा, क्योंकि रास्ते ना कच्चे थे और आसपास समझ लिया शहर जैसा आलम था, बस बिल्कुल क्वार्टर्स बने हुए थे, क्वार्टर्स ही बने हुए थे रेंजर्स के, इस तरह कह सकते हैं, और वो भी इतने दिखाई नहीं देते क्योंकि ज्यादा ही अंधेरा हो गया। अच्छा, वहाँ और फिर हम किसी के हर जगह नहीं किसी से हेल्प कर सकते हैं। वहाँ एफसी है और लेवीज है। अच्छा, सबसे बेस्ट बात बताता हूँ हमशा की आपको। अच्छा, वहाँ उस मुश्किल से निकालने में ना 90% का आता। अच्छा, क्योंकि ड्राइवर जो मेरा ड्राइवर का पर्सनल मेरा बॉडीगार्ड भी था वो। क्या हुआ था, हम लोग जब वहाँ, अब हम एक हमें से वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस थी उसने बोला कि ये रास्ते पे तो बहुत रोड है, आप इस रास्ते से सीधा कराची की तरफ निकल जाएंगे। हमने बोला अच्छा ठीक है, हम लोग चल पड़े कि उसने बोला बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अब हम बिल्कुल स्ट्रेट गए तो वहाँ पे इतना सहरा वाला कच्चा रोड था कि हमें नहीं पता था रोड किधर से कहाँ जा रहा है, अंधेरा बहुत था, सिवाय अपनी गाड़ी के हमारे पास कोई दूसरी लाइट नहीं थी, बहुत अंधेरा था। तो उस टाइम पे मेरे पास गूगल की लोकेशन ने बड़ा मेरी हेल्प करी कि उसके थ्रू हम लोग जो है ना रास्ता, एक दफा लोकेशन ऐसी थी कि भाई स्ट्रेट रास्ता है, लेकिन जब हम बिल्कुल करीब पहुंचे तो आगे बिल्कुल खाई टाइप का था, उस पे बस हमारी गाड़ी रुक गई, मतलब अल्लाह ने हमें बचा लिया। बिल्कुल आपका जज्बा सच्चा था। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी कि अब हम इस जगह से निकलेंगे कैसे, इतना अंधेरा है, ये कैसे निकला, हमारे फ्यूल खत्म हो रहा था। वो जमीन नहीं बची अब। गूगल तो अपने आपको सैटेलाइट लोकेट कर रहा है, एरो दिखा रहे हैं आपको, रास्ते पे गड्ढा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से खैर हम अल्लाह बहुत मैनेज करके फिर एंड में कहीं जाके हमारी गाड़ी का फ्यूल वहीं रुका, खत्म हुआ जहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिल गया था, नजर आ गया था। और हमारा पैगाम भी यही है कि अगर कोई इस तरह काम करने के लिए निकले, चूंकि हमारी गाड़ी डीजल पे थी, तो इस चीज पे होता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिल्कुल फैमिली की सिक्योरिटी को भी कभी कभी, और कभी कभी बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं आप। और लिटरली जब हम लोग फ्लाइट में काम कर रहे थे 5 दिन अपने बच्चों से हम शायद नहीं मिले थे, और 5 दिन नहीं मिले थे। हर वीक 2 वीक्स बाद हमारा जो है ना सखर और इस तरह के एरियाज में विजिट हो रहा था। हम 1.5 महीने वहीं थे। अगर बताऊं ना कि वहाँ का सखर और जहाँ पे सईदपुर और ये जो जिन जगहों पे हम अभी बात को हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही, लेकिन यहाँ पर टाइम आ गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से उनके फाउंडर हैं और उनकी को फाउंडर हैं डॉक्टर रिमशा, और वो मौजूद हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं बातें। अच्छा, साथ साथ ब्रेक के दौरान रिमशा से मेरी बात हुई थी और रिमशा मुझे बता रही थी कि ये वुमेन्स हाइजीन को वहाँ पर जब फ्लोड आया हुआ था तो वहाँ पर ये उनको हैंडल कर रही थी, तो किस तरह से क्या बीमारियाँ सारी कुछ हो रही थी, तो थोड़ा सा रिमशा आपने फिर मुझे इस बारे में बताना है। एक्चुअली जब हम वहाँ पहुँचे थे तो इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी, क्योंकि ज़ाहिर है फ्लड आ गया था, पूरे उनकी सारी खेती बाड़ी ख़त्म बर्बाद हो चुकी थी। उनके जो जानवर है, आप यकीन करें उस रास्ते पे नज़र आ रहे थे कि कैसे लोग मरे पड़े हुए थे, कहीं कुछ जानवर पड़ा हुआ है, कहीं कोई आपको बहुत बुरा, बहुत बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसकी स्मेल होती है। और वही जानवर मरा पड़ा हुआ है पानी के अंदर, वहीं पे इंसान भी बस रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं से वहीं पे उनके छोटे छोटे जो भी घर बने उसी में से निकल के मटका पकड़ के व्हाटएवर जो भी करते हुए या बच्चों को लाद के वो आ रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो हम किस सिलसिले में गए थे कि हम लोग वुमेन्स की पर्सनल हाइजीन के ऊपर थोड़ा सा उनको या तो कुछ मतलब कोई चीज मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, बट मैं ये सोच रही थी देते वक्त कि ये किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जा भी वो चीज लेके पानी के अंदर ही रही है, पानी के अंदर और उसकी वजह से जब हमने वहाँ के लोगों से, इलाके वालों से बात की तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इस वजह से ये जो पानी इतना फैला है, इसी में हमारा जानवर भी मर गया, हम कहाँ जाएंगे इसको लेके, तो कोई सर्विस नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से ये जो वहाँ पे सबसे ज्यादा बीमारियां, मुबलिक बीमारियां लग रही थी, हेपेटाइटिस, वहाँ के खुद लोग बता रहे थे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला है। गंदा पानी वही है जिसे वो पी रहे, क्योंकि अच्छा वो पानी वो लोग वही क्योंकि जाहिर है उनके पास कोई मीडियम ही नहीं है, कैसे वो पानी, वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं, कोई मतलब खुश्की का कोई हिस्सा नहीं था, चारों तरफ पानी, बहुत ज्यादा पानी था, थोड़ा बहुत रोडे थी जिस पे लोग जाते थे, उसी पे आ गए थे वो लोग सारे। ऐड कर दूं, वो रोड्स नहीं थी, बंद थे, वो बंद थे, जो है वो इन लोगों के खुद के बनाए हुए थे, लोकल्स के,
क्योंकि वहाँ आते इंटीरियर में तो सैलाब का है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इस तरह का जिस तरह का आया था लास्ट ईयर तो ऐसा तो नहीं आता। खैर, लेकिन ये कि वो लोग इस चीज से थोड़ा सा गुजरते हैं और तो इसलिए उन्होंने थोड़ी एहतियाती तदाबीर थोड़ी बहुत की होंगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 8 सालों में काम करते हुए ऐसी सूरत हाल सिंध की नहीं देखी थी कभी। सिंध की नहीं देखी थी, एग्जैक्टली। ये तो रिकॉर्ड तोड़ सैलाब था और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हम सबको, अब हमारे पूरे पाकिस्तान को ऐसी खुदाई आफात से जो है वो दूर रखे और हम सबको महफूज रखे। और दूसरा, जैसे अब लास्ट ईयर आपको पता है कि बर्फबारी का सारा वो मरी में जो लोगों का हाल हुआ था, तो अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम मुझे पता चला कि आप दोनों वहां पर भी मौजूद थे माशाल्लाह, लेकिन आप लोगों ने किस तरह से फिर वहां पर सरवाइव किया। तो उसका होटल्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा टीवी पे मीडिया पे के होटल्स वाले रूम्स नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जो लोग थे, जो सारे जो थे तो ट्रेवल करने गए, तो आप लोगों ने किस तरह से उन क्या, मतलब आप खुद वहां पर मतलब कि हमने क्या सिचुएशन फेस बिल्कुल सिचुएशन क्या फेस की, और साथ साथ आप लोग हेल्प आउट करने वहां पर गए हुए थे या आप लोग खुद अपनी पर्सनल ट्रैवलिंग पे थे, क्या आपका सारा था? अच्छा देखिए, सिलसिला ये था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी वेकेशंस थी उस टाइम पे थे। अच्छा, तो आप लोग एज अ टूरिस्ट गए हुए थे? जी, हम ऑन वेकेशंस थे और जो है चूंकि हमें जो है कुछ गवर्नमेंट लेवल्स की तरफ से वहाँ पे रिहाइश मिलती है, तो मेरे ऑफिस के थ्रू, तो सिलसिला यह था कि हम वेकेशंस के ऊपर थे, फैमिली पूरी साथ थी, हमारे पेरेंट्स साथ थे हमारे, तो वहाँ पे इतनी पैथेटिक सूरत हाल हो जाएगी नहीं पता था। सिचुएशन हो गई थी एक्चुअली। वहाँ पे किसी टूरिस्ट को आइडिया नहीं था कि मरी में एकदम इतनी बारिश हो जाएगी। ठीक है, प्रेडिक्शंस थी, बट इस टाइम इतनी ज्यादा स्नोफॉल आ जाएगी कि हम अपनी घर की विंडो से देखते थे कि बर्फ अब इस लेवल पर हो गई, अब इस पर आ गई। ठंड का क्या टेम्परेचर, किस सेंटीग्रेड था? सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट होते हैं ना, जो प्रोफेशनल टूरिज्म पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है, ऑब्वियसली हम तो ग्राउंड रियलिटी सारी जानते हैं। हाँ। तो पता होता है कि ठंड इंसान को नहीं मारती, ठंड इंसान की जान कभी नहीं लेती, क्योंकि ऑब्वियसली मरी और आपके नॉर्दर्न एरियाज में -10, -12, -15 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता कभी भी। सही। और इस टेम्परेचर में आपकी जान कभी नहीं जाती, क्योंकि जैसे साइबेरिया जैसे मुल्क हो गए और साइबेरिया जैसे ममालिकों में तो लोगों उसकी कॉजेस क्या थी? जान जो इतने सारे लोग शहीद हुए और इतने सारे, तो उसकी क्या कॉजेस थी, क्या सारा क्राइटेरिया था? मतलब सबसे मेजर इशू होता है लेस ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तो उस टाइम पे आपको गाड़ी के शीशे खोल लेने चाहिए। भले ठंड अंदर आने दें आप, लेकिन गाड़ी के शीशे खोल लें, क्योंकि वही वाली आपकी बात आ जाती है कि ठंड इंसान को नहीं मारती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारे मौसम बनाए, फिर इंसानों को बनाए, तो हमें उसके हिसाब से कर दिया है कि इंसान के अंदर ज्यादा हुई ना, तो लोगों में पैनिक आ गया कि अगर हम फंस गए वापसी जाते हुए। अब वहाँ पे होता है इस्लामाबाद से भी लोग आ रहे हैं, हर जगह से करीब से लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं थोड़े 2 दिन के रहने के लिए पे चले आते हैं। तो वहाँ पे अचानक जब इतनी हैवी स्नोफॉल हुई तो लोगों ने पैनिक हो जाता है कि हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। तो ज्यादातर लोग जो थे आने वाले ये थे कि बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी, जाने वाले थे कि बहुत ज्यादा हो रही, कहीं हम फंस ना जाए। तो इसमें जो होटल्स थे, क्योंकि वो ज्यादा लोग टूरिस्ट आने की वजह से फुल हो रहे थे, तो वो लोग भी जाहिर है जब चीज फुल हो रही रहती तो रेट बढ़ा देते कि अब तो हमारे पास जगह नहीं है। क्या रेट थे? मतलब मैंने सुना है कि एक समोसा ही 400 का दे रहे थे, मतलब तो ऐसा था क्या वाकई? एक लोकल रूम का किराया 35-40 हजार रुपए मांग रहे थे। और वैसे नॉर्मली कितना, मतलब आप जब गए थे तो कितना था? हम लोग आम डेज में जाते हैं ना ऐसी लोकेशंस के ऊपर, तो जिस रूम का रेंट 5000 होता है, 3000 होता है मैक्सिमम, वो 35-40,000 रुपीज था सिर्फ 12 आवर्स के लिए। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग जो है ऑब्वियसली सबके पास अच्छी गाड़ियां माशाल्लाह से, तो लोगों ने अपने गाड़ियों में स्टे करना शुरू कर दिया था। ये हुआ है सही, वो गलत भी हुआ एक तरीके से, लेकिन वो कहाँ सब जाहिर से बताए सब इतने पेमेंट्स और इतना सारा अमाउंट लेके नहीं निकलते। गवर्नमेंट का कोई अमल दखल था नहीं, उन्होंने वार्न किया था कि इतने लाख गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद हैं मरी के अंदर और एंट्री बंद है, लेकिन लोग फिर भी सेकंड रूट से यूज करके वहां पहुंच रहे थे। और जैसे ही जब पता लगा कि जो है वो अच्छा बर्फबारी भी जो है ना वो कंटिन्यूअसली 48 आवर्स हुई है,
और वो विदाउट एनी स्टॉप हुई है, तो वो चीज़ अब हम वो खुद तो अपनी फिर, गाड़ी हाँ। को वापसी के रास्ते से धक्के अच्छा, लगा लगा के प्रेडिक्शंस बराबर वगैरह थी, हटा उसके बावजूद लोगों का निकलना सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आपको महकमा मौसमियात या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शंस मिल रही हैं, कोई आपको वार्न किया जा रहा है, तो काइंडली आप लोग उस चीज़ों को जो है वो लेके चला करें। अच्छा, साथ साथ हम, क्योंकि अभी माशाल्लाह ईद का आपको पता है, बकरा ईद का सारा कुछ है, तो बकरा ईद में फिर आप लोग क्या वक्फ कुर्बानी, जैसे कि जो बाहर के सारे लोग होते हैं वो कुर्बानी करना चाहें, तो उसका आपका पास इंतजाम वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसका बताएं थोड़ा सा जवाब आप। देखिए, होता सिलसिला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर साल की तरह इस साल भी हमारा जो है वो वक्फ कुर्बानी मामला होगा इंशाल्लाह। और बड़े जोश जज्बे के साथ हमारा ये होता है कि हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हम बढ़ चढ़ के चीज़ के अंदर हिस्सा लें और गोश्त हकदार तक उसी टाइम पहुंचाएं। अच्छा, तो आपका क्या सिस्टम होता है कि आप जैसे जो लोग बाहर जो आपका हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो यहाँ पर भी वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो इनकी डिटेल्स, इनका फेसबुक पेज हमारे जो है वो चल रहा है प्रोग्राम के दौरान, साथ साथ जो है इनका कांटेक्ट नंबर भी चल रहा है, इनकी बैंक डिटेल्स चल रही हैं, तो आप वहाँ जाकर भी फंडिंग करना चाहते हैं, डोनेशंस देना चाहते हैं तो आप डोनेशंस दे सकते हैं। इसी तरह से आप सारा कुछ कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर मैं आपको लेके चलती हूँ, जवाद जिस तरह काम करें और रमशा जिस तरह काम कर रही हैं, तो एक छोटा सा हम आपको पैकेज दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके। कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, तो हम वो पिक्चर्स और वीडियो क्लिप की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए जी, आप लोगों ने देखा इनका पैकेज और किस तरह से ये हेल्प आउट करते हैं लोगों को, बच्चों को, स्पेशली जो स्पेशल किड्स होते हैं उनके साथ कितने प्यार मोहब्बत से सारा कुछ ये कर रहे होते हैं। और मैं बिल्कुल देख के जो है वो पिक्चर्स में बहुत एक प्यार और एक अपनायत मुझे नज़र आई। और इसी तरह जवाद, ऐसा किसी ऐसे स्पेशल किड से दिली अटैचमेंट हुई आपको, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि कोई पेशेंट जो है वो स्पेशल किड्स, पेशेंट तो नहीं कहा जाएगा इनको, अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से, तो ऐसा कोई अटैचमेंट हो जाती है, कोई बहुत अच्छा लगने लगता है। रमशा की मैंने पिक्चर्स देखी, बहुत माशाल्लाह जो है वो प्यार करी होती हैं, पेंटिंग्स करा रहे हैं आप लोग डिफरेंट। तो ये सारा कुछ किस तरह से शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशन जो आपने, जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो उसमें आप लोग, उसके थ्रू आप लोग जो जाते हैं इस तरह से इनके इदारों में और वहाँ जाके इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर बताएं। देखिए, सिलसिला ये है कि इनसे अटैचमेंट इस तरह हुई कि हम इनके पास पिछले 8-7 सालों से जा रहे हैं, इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इनसे एक बॉन्डिंग भी हमारी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। और ये वो बच्चे होते हैं जो माशरे के प्यार से तरसे हुए होते हैं। सही बिल्कुल, इनको प्यार से ही डील किया जाता है, थुतकारा नहीं जाता। बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है एक के प्यार और मोहब्बत। तो मैं यही साथ साथ मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के बच्चे मौजूद हैं या आप इस तरह का काम कर सकते हैं, इदारों में जाकर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ी सी उन्हें खुशियाँ दे सकते हैं, कुछ बालून्स लेकर आए, कुछ चॉकलेट्स लेकर आए, तो इस तरह अगर उनका ख्याल कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वेलफेयर में काम कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ही आप ये काम करें। और एज आ सिटीज़न, यानी कि एज आ शहरी, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमारे शहरों के जितने भी इस तरह के इदारे हम वहाँ पर जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और आपके इर्द गिर्द, आपके गली मोहल्लों में इस तरह के बच्चे मौजूद हैं तो उनको भी आप जो है वो प्यार मोहब्बत करें। इन लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है और ये प्यार से इतने करीब हो जाते हैं, समटाइम ये आपको अपना दोस्त बना लेते। तो किसी ने जवाद आपको बनाया अपना दोस्त? देखिए, इसमें ये था कि मुझे आज तक याद है, मैं इनसे अभी जब लास्ट टाइम हम लोग अभी रिसेंटली गए थे तो एक वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जो, जिनका नाम रमशा था, वो गोद की बच्ची थी छोटी, तो वो उसको कंटिन्यूसली मैं चल रहा था लेके, मतलब कि उनके पास विजिट था, हमारा आना जाना लगा हुआ था, गिफ्ट्स लेके जाते थे उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी फैमिली ने उनको दोबारा अडॉप्ट कर लिया अपने पास अब। अच्छा, माशाल्लाह, जो कि बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल। और बहुत तस्कीन मिलती है इस तरह की चीज़ें देख के।
बस सबसे ज्यादा दुख जब होता है जिनके माँ बाप हयात हैं और हयात होने के बावजूद वो अपने बच्चों को इस तरह के इदारों में छोड़ जाते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? मैं मतलब ममता भी वही, जाहिर सी बात है, आपका बच्चा कैसा हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, तो आपकी फीलिंग्स वही होती हैं। इसी तरह बाप की भी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जाहिर से माशाल्लाह आप लोग के भी बच्चे हैं, तो आप लोग समझते होंगे, समझ सकते हैं। तो और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, और कहते हैं कि जिनके घरों में ऐसे बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला उनके पेरेंट्स को एक कहते हैं ना बिल्कुल मजबूत करता है। और दूसरा ये कि उनकी मदद भी अल्लाह ताला करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं कि बल्कि अगर मैं नॉर्मल बातें करूं जैसे लोग करते हैं इस तरह की बात के, उस घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं मोस्टली। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऐसे जो बच्चे घरों में होते हैं उन घरों की जो माली हालात हैं, जो फाइनेंशियल मामलात हैं, वो बहुत अच्छे अल्लाह पाक की तरफ से रहते हैं, उसके बच्चे के नसीब से रहता है सब ये, नसीब से रहता है। क्योंकि ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, एक्स्ट्रा पैम्पर्स का इशू होता है, दूध का मामलात होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके, तो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे घर में, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा किया है ना रिस्क देने का, और इसके अलावा अपने बंदे को हर चीज मुहैया करने का अल्लाह पाक ने वादा किया है। तो अल्लाह पाक उस फैमिली को पूरा जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखता है। और दूसरी ज्यादा बात है कि ये बच्चे प्यार के भूखे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे पेरेंट्स को सिर्फ ये पैगाम है कि वो एटलीस्ट अपने बच्चों को इस तरह के इदारों में ना छोड़ा करें। और वैसे भी अगर हम जाते रहेंगे ना, अगर हम एज अ सिटीजन पाकिस्तानी शहरी, अगर हम इन इदारों में जाते रहेंगे ना, तो ये भी होगा कि कोई लुक आफ्टर करने है, कोई देख रहा है आपको, कोई आ रहा है, कोई रैंडम विजिट भी हो सकता है। तो ये नहीं कि हमने देखा है बच्चों बिल्कुल ऐसी हालत में पड़े हुए होते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जो उनका ख्याल रखने वाले आप लोग जैसे जाते हैं इदारों में, तो क्या ये वाकई इदारे वाले ख्याल प्रॉपर कर रहे होते हैं? यही तो मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ ना, कि जब आप जाते हैं ना, तो वो आपको देख के उनको ये होता है कि हम ख्याल करें, नहीं तो ये कहीं ऐसा ना हो सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा एक्टिव है कि आप फौरन आ जाओगे कि यार ये फलाना सेंटर है, फायदा है सोशल मीडिया से, अगर नुकसान है बच्चों को ही, जो इसमें इधर रहे, जिनके पेरेंट्स डिसेबिलिटी और एबनॉर्मलिटी की वजह से उन्होंने अपने आप से अलग कर दिया है। अब जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो बच्चे इतनी मोहब्बत से आपको गले लगा रहे थे। मैं जब गई तो मुझे पता ही था कि जल्दी जल्दी बच्चे आके मुझे गले लगाने लग जाएंगी, मुझसे प्यार करने लग जाएंगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि इनको ना चीजों से ज्यादा ना हमारी तवज्जो की जरूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए चेक एंड बैलेंस ना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान ना फरिश्ता पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो चेक एंड बैलेंस जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस मैंने देखे कि मैं इन्फॉर्म करके जा रहा हूँ कि मैं आपके विजिट पे आ रहा हूँ, तो वो बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली प्री प्लान, जाहिर सी बात है, उनको भी डोनेशंस देते हैं वो, तो लोग भी जो है ना, उन लोगों का भी राइट है कि हम जहाँ पर डोनेट कर रहे हैं वहां पे जाके देखना भी चाहिए। तो इसी तरह आपका मैं मतलब, क्योंकि मुझे पता चला अभी प्रोग्राम के दौरान ही कि जवाद जो है वो अलग काम करते हैं, उनका जो पेशा है उनका वो सारा अलग है, वो अपनी अर्निंग वहाँ से करते हैं। और अब रमशा जो है वो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो ये दोनों जो है अपनी अर्निंग का, अपनी आमदनी का माहाना, उसमें से आधा यानी कि 50% जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करती है, जिसमें ये लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये लोग राशन के बैग्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ रेंटल लोगों के इश्यूज होते हैं उनको देख रहे होते हैं, इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड काम कर रहे हैं सारा कुछ। इसके अलावा इनके जो है वो दस्तरखान है। और तो इसका मुझे बताएं, दस्तरखान आपके जो है वो कराची में कहाँ पर, किस जगह पे, स्पॉट्स क्या है उनके ना? देखिए 2 स्पॉट्स थे, एक तो गुलशन इकबाल की मेन चौरंगी फ्लावर के बिल्कुल नीचे हमारा दस्तरखान है मेन, सभी जानते हैं एरिया के लोग हैं। एंड सेकंड स्पॉट जो है अल्लाह वाली चौरंगी है, न्यू कराची के पास, चौरंगी के बिल्कुल मेन स्टॉप पे स्पॉट है। इसके अलावा जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मामलात हैं, तो हम लोग ये दस्तरखान फ्री ऑफ कॉस्ट वाला दस्तरखान सोच रहे हैं कि उनको कन्वर्ट कर दें 5 रुपए की रोटी सालन फ्री के साथ, जिसके अंदर हर रोज डिफरेंट तरह के आइटम्स खिलाए जाएंगे। और रोटी की इसका क्योंकि हमारा बेसिकली कुकिंग का शो है, तो कुकिंग विद चाइना, तो कुकिंग से रिलेटेड जो है ना, मुझे बताएं इसकी कुकिंग कौन करता है, इसका खाना कौन पकाता है, आप लोग का जो आपने हायर किए में वो। दूसरा ये बताएं खाने के मेन्यूज क्या होते हैं, तो उसके जो थोड़ा सा मेन्यू बताएं कि आप मंडे क्या होता है, मतलब या एक ही डिश बनाते हैं तो क्या डिशेस होती हैं और क्या मेन्यू होता है सारा? मंडे टू फ्राइडे हमारी कोशिश होती है कि हम सालन टाइप चीजें लेके चलें। अच्छा, अंडा चना हो गया, आलू की तरकारी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, चिकन का सालन हो गया।
उसके अलावा हम वीक में एक दिन बिरयानी डे रखते हैं। अच्छा। इसके अंदर चिकन बिरयानी या चने वाली बिरयानी, जैसा हमारा फंडिंग आई हुई है उसी हिसाब से हम सही वो सर्व करते हैं। और इत्तेफाक से माशाल्लाह ये होता है जिस दिन बिरयानी का डे होता है उस दिन ज्यादा लोग होते हैं रात में। हाँ, और मतलब क्योंकि वैसे ही कराची वालों को बिरयानी इतनी पसंद है और कराची में बिरयानी ना होना तो मुझे लगता है कराची कुछ तबाह वबा ना हो जाए, इनकम्प्लीट है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, यहाँ पर चटपटी कुछ चटखारेदार बातें हुई हैं और मेन्यू पता चला है, लेकिन बात सारी ये होती है कि इंसान का जज्बा देखा जाता है। तो जवाद, मैं आपका एक तरीके से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपके अंदर ये सारी एफर्ट है और आप इस तरह से करें। तो इसको मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि डोनेशन जो आप ये लेते हैं तो ये पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या था, बल्कि यहाँ पर अभी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ पर जो है वो जवाद से बात हो रही थी, डॉक्टर रमशा हमारे साथ मौजूद थी, उनसे बात हो रही थी। अब बात हो रही है चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जिक्र आया था उनके जनरल सेक्रेटरी का जो कि इटली में मौजूद होते हैं, तो हमने कहा कि उनसे एक कॉल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कॉल पर रेहान साहब मौजूद हैं, तो उनसे कॉल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रेहान साहब आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रेहान साहब, आपका बड़ा जिक्र हो रहा था और सारी बात हो रही थी वेलफेयर से रिलेटेड, हमारे यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है। तो साथ साथ मुझे रेहान साहब ये बताएं कि आपका विजन क्या है? अब माशाल्लाह इटली में रह के किस तरह से पाकिस्तान के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको किस तरह से रन कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपना विजन भी बताएं और क्या आप किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विजन हमारा यही है ऑर्गेनाइजेशन का, जो सोसाइटी के सबसे ज्यादा महरूम तबकात है उनको अपने पाँव पे खड़ा करना, लोगों के अंदर से भूख खत्म करना, बच्चों की तालीम के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स हमने स्टार्ट करना। तो यही हमारा बेसिक होता है कि जब सोसाइटी में एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, तो सोसाइटी के अपने सारे इश्यूज जो है, बहुत सारे इनफाइनाइट इश्यूज हैं, वो इसी तरह खत्म होंगे, एजुकेशन लेवल से, हेल्थ लेवल से और आपके एम्प्लॉयमेंट से। तो हम इन तीन चीजों पे फोकस करके काम कर रहे हैं, अपना हेल्थ, एजुकेशन और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में। यही विजन है, इसी विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और स्पेशली हमने कोविड में हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी और अल्लाह का शुक्र है ये एक एक्टिविटीज हमने स्टार्टिंग फ्रॉम एक बंदे से स्टार्ट हुआ था और अब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज तक जा चुका है इसका इफेक्ट। दैट्स रियली गुड रेहान, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपका विजन जान के। साथ साथ एक जाते जाते जो प्रोग्राम, क्योंकि अब हमारा एंड की तरफ भी है, तो जाते जाते आपसे एक सवाल और करूँगी कि आप क्या देखते हैं कि इटली, क्योंकि इटली जो है तरक्की याफ्ता एक जो है वो मुल्क है, तो इटली में क्या ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं है और क्या ऐसा हमें काम करना चाहिए, और बेसिकली किस तरह से वेलफेयर इटली में होती हैं तो वो किस तरह काम करती हैं और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, तो थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा बता दें। जो थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो मेन इटली में जब मैंने देखा यूरोप में रहते हुए, जो यहाँ पर लोग हैं किसी का इंतजार नहीं करते गवर्नमेंट लेवल पे, या फिर गवर्नमेंट को बुरा भला नहीं कहते हर चीज में, वो देखते हैं ज्यादा प्रेशर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले काम ये करते हैं अपने हिस्से का काम करते हैं, अपने हिस्से का काम करके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लोग शामिल होते हैं, गवर्नमेंट भी शामिल रहती है आपकी हेल्प करने। तो यही सबसे ज्यादा तरीका है कि आपने सबसे कोई अच्छा काम करना है, चैरिटी का काम करना है, वॉट एवर द प्रोजेक्ट, चैरिटी स्टार्ट्स एट द होम। हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों से डोनर से डोनेशन लेते हैं, हमने खुद से स्टार्ट किया और हम खुद ही मेन इसके जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज पे, किसी मिशन पे आप बिलीव करते हैं तो आपने खुद ही स्टार्ट करना, तो लोग खुद ही आते हैं आपके पास, अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोग काम करते हैं। हम उसी स्ट्रेटेजी भी चल रहे हैं। और
यही मैंने यूरोप से सीखा है। लोग खुद ही अपने आप को पैरों पे खड़ा करते हैं, और यही जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है हमने, और उसी मिशन को आगे लेके जा रहे हैं, और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल पे हम चल रहे हैं। जो हमने हमारे मेन प्रिंसिपल जो रेसिपिएंट्स हैं वो हमारी खवातीन है, जो विडो खवातीन, बेवा खवातीन होती है, उन्हीं को हम रोजगार का प्रोजेक्ट देते हैं। बेसिकली जो सोसाइटी के सबसे महरूम तबका, वही सबसे बड़ा मेन टारगेट है हमारा, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना, क्योंकि वही माँ जो है, अगर माँ अगर अपने पाँव पे खड़ी हो गई, वो अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में एडमिशन कराएगी, और आपकी जनरेशन इसी तरह एजुकेटेड होगी। सही, बहुत अच्छा लगा रेहान आपसे बात करके, और इसके साथ ही यहाँ पर रेहान आपसे इजाज़त चाहूँगी, और बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पर रेहान से बात हुई और बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और साथ साथ उन्होंने अपनी बात में चीज़ हमें यहाँ पर समझाई कि अपनी मदद आपके तहत जो है इंसान को खड़ा, ना सिर्फ आपको अपनी गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराना चाहिए या अपने इर्द गिर्द के लोगों को कसूरवार ठहराना चाहिए, आपको अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अपने घर से स्टार्ट करने की, तो जवाद और रिमशा ने अपने घर से स्टार्ट किया था, जो उनका पहला कदम था। तो रिमशा माशाल्लाह उन्होंने जो उनकी सैलरी थी, तो क्या सारा था जवाद, वो वाली बात बताएं। सिलसिला ये था कि इनकी उन दिनों नई नई जॉब लगी थी रमशा की, तो फर्स्ट सैलरी इनकी आनी थी। तो देन शी हैव टू डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ना, अपनी पहली सैलरी की जो 50% अमाउंट है वो आपको दूंगी, तो आपने सिर्फ उसका खाना खिला देना है। हमने ऐसे ही किया बिल्कुल। अच्छा देखें, सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सही, ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन होती थी, अच्छा अर्न करते थे, दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन होती थी कहीं ना कहीं ना। और हम ह्यूमैनिटी को सब तब भी कर रहे थे, बट कोई इदारा मखसूस नहीं था हमारा। बट जैसे रमशा ने इस तरह एक अदा किया काम, तो ये हुआ कि ना हमारे दिमाग में चीज़ें काम करने लगी कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। देखो अब हमारी जो हर महीने पे सैलरी में से एक पार्ट निकाल रहे हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग सैलरी है ना, उसमें इतनी बरकत है कि जो है हमें किसी चीज़ की कमी घर में नहीं मौजूद। हमें घर में सबसे बड़ा मसला जो होता है अमूमन घरों के अंदर, वो होता है ग्रोसरीज का। एग्जैक्टली, आपके किचन इश्यूज जो होते हैं, बिल्कुल, तो वो इतना ज्यादा बरकत हो चुका था हमारे लिए कि हम खुद तो खा रहे होते थे कि अपने साथ में जो चौकीदार हैं, जो हमारे साथ बाकी के लोग हैं बिल्डिंग्स के, उनको भी दे रहे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है कि बरकत अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती, क्योंकि बेसिकली अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जब आप मेरी मखलूक के साथ उस पर खर्च करेंगे तो फिर मैं बरकत भी दूंगा, और माशाल्लाह इससे होता है ये। और इसी तरह कहते हैं कि अपने पड़ोस में आपका जो है वो खुशबू जा रही है, तो आप कहते हैं कि शुरवा बढ़ा लो, और इस तरह की सारी अहादीस वगैरह हैं। अच्छा, साथ साथ जो है वो इस तरह से आपने फिर काम करना शुरू करा, फिर करते करते एक वेलफेयर बना ली, फिर अब माशाल्लाह उस वेलफेयर को रन कर रहे हैं, और डिफरेंट जो है आप जैसे कि आप स्पॉट्स बता रहे थे कि वहाँ पर खाना बिल्कुल होता है, और इस तरह से इसमें मेन्यूज़ भी अलग अलग होते हैं कि लोग एक ही चीज़ खा के बोर ना हो, या एक ही चीज़ से थके ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस स्पॉट के लोग एक ही होंगे जो आ रहे होंगे, या डिफरेंट गुजरते हुए राहगीर हैं, या डिफरेंट मजदूर हैं, ये सारा तबका होता है ये खाते हैं, क्योंकि आपको पता है खाना सैलरीज इतनी कम है। तो मैं साथ साथ आपको एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि आप स्ट्रीट के जो लोग हैं उनके साथ तो काम करें, लेकिन साथ साथ आप उन लोगों को भी देखें, और आप लोगों को भी कहना चाहूँगी जो आप लोग देख रहे हैं, जो लोग छोटे काम कर रहे होते हैं, जिनकी 20, 22, 25 इस तरह की उनकी सैलरीज हैं, तो वो उस पे कर रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प आउट करनी चाहिए कि हम ये, अगर वो बरसर रोज़गार है भी तो, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि उनके बेसिक जो खर्चे होंगे वो पूरे नहीं हो पा रहे। जिस तरह हम होटल्स में जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम 5-5 हज़ार के वहाँ पर खाने खा रहे होते हैं, और हम टिप देते हुए हमें जो है वो थोड़ा सा तो टिप्स भी दिया करें। इसी तरह आप राइडर्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो ऐप्स हैं, वहाँ से आप ऑर्डर करके खाना मंगवा रहे हैं, डिफरेंट आप ग्रॉसरी मंगवा रहे हैं, अब तो इतनी आसानी हो गई ऑनलाइन, तो आप लोग उन लोगों का इसमें जो है वो एक हिस्सा रखा करें, उन लोगों का ख्याल करा करें। अच्छा, इसी तरह जो अगर आपके पास कोई मरीज़ वगैरह आते हैं तो आप उनका इलाज वगैरह भी करवाते हैं, ये सारा कुछ भी करते हैं, तो इसका देखिए जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया आपको कि अगर कोई मेडिकल केस मौजूद है हमारे पास और उसकी क्या कंडीशन है उस टाइम पे, सबसे पहले तो ये रियलाइज किया जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस, तो ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा अप्रूव होने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि पेशेंट की टांग कटी है, या इमरजेंसी केस है, छत से गिर गया है, या डिलीवरी केस है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से उसके जो बजटिंग की जाती है कि इतने बजट में ये ऑपरेशन या कोई सर्जरी परफॉर्म होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेट होने के बाद फंड जमा नहीं होता, बिफोर द सर्जरी और बिफोर द ऑपरेशन
हॉस्पिटल्स के अंदर फंड जो है वो सबमिट करवाना होता है हमें, सही। अगर वो 10 लाख का या 5 लाख का है तो फिर हाँ, ये सारा प्रोसेस तो चल रहा होता है। अच्छा रमशा, आप माशाल्लाह, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बातों से आपकी, और मैंने आपको जज किया, आपका दिल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं आप। तो पेशेंट्स आपके पास भी इस तरह के आते होंगे, तो उनको आप करती हैं? एक केस ऐसा आया था कि एक डिलीवरी केस था। अच्छा। एक जो मौलवी होते हैं, आपको हाँ, पता है उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा बिल्कुल नहीं बिल्कुल, आई नो वेरी कारी वेल, साहब होते हैं। बड़ी मैं उनकी आप- रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। और Exactly, हाँ, अब इस केस में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने हॉस्पिटल की छुट्टी हो गई थी। हाँ। उसके बाद मैं गई थी हॉस्पिटल में, वहाँ पे डिलीवरी केस था, और जो उसके शौहर थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर मुजाहिर कर रहे थे कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं केस करूँ, लेकिन मेरी बीवी का अभी भी हाँ। जब मुझे सिर्फ पैसे देने हैं और हाँ। मुझे यहाँ से निकलना है। तो खैर हमने तो उसकी जो भी हाँ। हम उसको मैंने खुद अपने हाथों से उस जो हॉस्पिटल में पेमेंट की थी, अच्छा। और उसके बाद मैंने विजिट भी किया था उस अच्छा, patient एक अच्छी का, बात उस ये है ladies इनकी का। कि ना हाँ। ये सुबह 6 बजे उठती है ना, अच्छा तो माशाल्लाह। मैं पापा 6 बजे उठने के बाद ये ऑफिस जाती हैं, तब ऑफिस से वापस आती हैं तो शाम के 4-5 बज रहे होते हैं। सही। अगर मैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ कि रमशा ऑफिस से वापसी भी घर नहीं जाएंगे हम, हाँ। हमें फला फला केस पे जाना है, जी। तो शी इज ऑलरेडी शी इज मैंने Ready कभी हो मना जाती रेडी नहीं है, मतलब किया। मुझे हाँ मैं तैयार हूँ, मैं नहीं चलूंगी, थोड़ी थकी हुई हूँ बल्कि बट हाँ। आई कैन मैनेज। तो ये साथ जाती हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हाँ। कि जो है वो हर चीज में ये आगे आगे हो मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों का जो रिश्ता है वो और बराबरी ये का जो है। केस बराबरी था, का, इसमें बिल्कुल। जो दुख की बात क्या हुई थी इन दी एंड, जब मैं पेशेंट से मिली हाँ। थी, मैं बच्चे से नहीं मिल सकी थी क्योंकि वो इंक्यूबेटर में था। इंक्यूबेटर हाँ। में था। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी तो वो मुझसे यही कही थी कि वो एक तो बहुत ज्यादा थैंकफुल, हाथ पकड़ के बिल्कुल, होता है ना, थोड़ा हाँ। सा आपकी कोई ऐसी जब आप इमरजेंसी हाँ। में होते हो ना, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, सही जब बात आपकी है। कोई भी मदद करते हैं ना, वो आपके लिए बहुत अहमियत रख हाँ, रहा होता है, आप उसकी बिल्कुल। बड़ी कदर करते हैं। फिर जब मैंने किया तो ओवरऑल ठीक है, पेमेंट कर दी, मिल लिए मैं पेशेंट से, बेबी को नहीं देख सकी हाँ। थी, मैं अपने घर चली गई। कुछ 2 दिन बाद पता चला था कि उस बेबी का इंतकाल हो गया, वो एक सिंड्रोमिक बेबी था। तो इस वजह से और बहुत हर्टिंग था कि एक नहीं, तो बहुत एक ज्यादा मुझे बड़ी बल्कि तकलीफ हाँ, पहुंची बिल्कुल कि एग्जैक्टली। तो एक बच्चा हुआ, सही। उसके बाद उसके पैसे ही नहीं थे देने को हाँ। लिए, वो करा डिलीवरी हुई, और इन हाँ। दी एंड क्या हुआ कि वो भी वो नहीं- आपके ऊपर, एक फैमिली के ऊपर क्या आजमाइश बिल्कुल, थी वो। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बस ये कि हमें अपने साथ देखते रहना चाहिए लोगों को कि हम कहाँ तक लोगों की मदद, यूथ कहाँ को तक? सबसे ज्यादा इंगेज करना चाहिए। Exactly. एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स है ना हमारे पास इस वक्त, जो पाकिस्तान में पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने जो के लिए, लेकिन ताकि वो देखिए यहाँ उनको आकर कर स्कोप ले, नहीं थोड़ा मिल रहा। guide, हाँ, तो आप हाँ, ये आपको है कि स्कोप नहीं है, लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ थोड़ी सी मेहनत करें। मेहनत करें। जरूरी नहीं कि जो फील्ड में पढ़ा है वही में आप जाए। अगर चीज़ें आपको बदल- जॉब्स नहीं मिल रही तो आप बिजनेस करें। आप कोई और इनिशिएट ले लें, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोजी का वादा तो अल्लाह अल्लाह किया है ना। ताला ने किया है, आपको क्यों सही लगा बात कि है। मैं मुल्क बदल के जाऊंगा तो फिर तो मुझे मैं हाँ, वो आपके मिलेगा? नसीब क्यों? में है, जितना रिस्क आपके Exactly. नसीब में उतना आपको मिलना है, चाहे आप कहीं पर भी मौजूद कहीं हो। पर भी हो। तो ये जो लोगों का थिंकिंग है ना कि मुल्क बदल लेते हैं, हम किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, बिल्कुल, वहां से कर लेंगे। सही। ये मैं समझती हूँ कि नहीं, आप जहाँ पे अगर आप इस मुल्क हाँ। में हैं तो आपका ये फर्ज है फिलहाल कि आप इसको ही सर्व करें, वरना तो जाहिर है फिर हम गरीब, हमारा गरीब मुल्क क्यों नहीं होगा, फिर सही। होगा ना, हम गुर्बत की तरफ चले जाएंगे। तो अच्छा, हम- बेसिकली आप लोग की डाइट वाइट क्या है, और सारा आपको खाने में आपको क्या पसंद है, और कुकिंग करती हैं, क्या करती हैं? हाँ, कुकिंग मुझसे ज्यादा जवाद को बहुत शौक है कुकिंग करने का। तो जवाब और फिर आपने नेक्स्ट आना है ना मेरे शो में आके, एक डिश बनानी है आपने। ये हो सकता है क्योंकि हाँ। पता है ये बहुत नई नई इन्वेंट करते तो हैं मुझे वो पता होता है, तो खाने आज पीने तो में। मैं फिर किचन में मेरा प्रोग्राम हो रहा होता और जवाद से कुकिंग हो रही होती, बातें हो रही होती है ना जवाद। जवाद तो बहुत क्या शौक से मतलब कौन सी कुजीन पसंद है? असल में देखिए मामला ये है कि ना हम लोग ना खाने के शौकीन थे बहुत ज़्यादा। थे ज़्यादा। हम लोग बहुत मतलब के शौक से बनाते थे, शौक से खाते थे, बट अब क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। जी। बहुत मतलब ये हालात हैं कि अपनी फैमिली से भी जो इंटरेक्शन है ना हमारा, वो 2-3 हफ्ते बाद होता है। ओह। अब मिले हैं, अब बात और करते हैं। बच्चों अच्छा से भी आपका, क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों ही वर्किंग करते हैं, तो आप वर्किंग वुमेन हैं, आप समझे 8 working- आवर्स टू हाँ। 10 आवर्स हमारी जॉब्स हो गई। डेडिकेटेड हो गए ना वो तो, हाँ। काम को लेके हो गए। 8 to बच्चे 10 थोड़ा आवर्स सा वो नहीं होते। थोड़ा सा हो जाते हैं, हमने एक्चुअली उनको बिजी कर दिया स्कूल में, हाँ, फिर बिल्कुल। आके सो जाते, 5 हाँ। बजे तक तो मैं भी घर आ जाती हूँ, हाँ, of course। सही। ठीक है, घर कुछ, लेकिन हाँ ये खाना मुझसे ज्यादा बनाते हैं। अच्छा, एक और मैं कैसा आपको बनाते बता हैं? दूं। खाना मैं कैसे आपको बनाते बताऊं, हैं? खाने का ये है कि इनके अंदर आदत है, कोई भी खाना, इवन रायता, हाँ। लास्ट इन्होंने एक बनाया था बिरयानी के साथ, तो रायते में मसाले वो कैसे डालते हैं, इतने सारे मसाले, कोई दूसरा पैकेट, कोई दूसरा सारे डाल के टेस्ट करते हैं, ये डाल देता हूँ तो अब ये मिल के जो ये टेस्ट बनेगा वो कैसा टेस्ट होगा। सही, सही। ये कहते हैं कि खाना बनाना एक आर्ट है।
हाँ, बिल्कुल। मतलब आप एक प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है और बिल्कुल। टेस्ट उससे भी एक टेस्ट बहुत मैटर करता है। बड़ा अच्छा, matter करता है, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा मार्क्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, लेकिन focus मैं करते हैं। अगर एज अ शेफ अपनी बात करूँ ना, तो मेरा जो सारा मार्क्स है टेस्ट पे जाता है। टेस्ट की एक बात है। टेस्ट, उसके बाद एक हाइजीन, हाइजीन एग्जैक्टली। उसके लेकिन बाद फिर आ जाती है हमारे food दिमाग में दो plating। चीजें होती हैं कि वी कैन अफोर्ड फास्ट फूड्स, वी कैन अफोर्ड मतलब 5 स्टार होटल्स, कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे हम बैठे हैं, हमारी सैलरीज इतनी हैं कि हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। बट वी प्रेफर कि हम घर का खाना खाएं, वी प्रेफर कि हम अगर 10,000 रुपए का खाना बाहर खा रहे हैं तो 1,000 रुपए का या 2,000 रुपए का घर पे खाना आराम से हम 2 मेंबर्स खा सकते हैं। हाँ। उसमें अगर आप मसाले इतने कॉस्टली नहीं होते। बटर का भगाड़ लगाएं, इतना शानदार, इतनी मजे की दाल हो जाती है, देसी घी का भगाड़। एक तो वो गुड फैट में आ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है वो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल ख़त्म पर है, और बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपने आना है, और जब आपने आना है तो कुछ अच्छा से बनाना है, और आई एम श्योर मैंने एंजॉय करना है बस उस फूड को, और हम मिलके खाना खाएंगे। और जवाद हमारे लिए जो है वो अच्छा सा खाना वाना बनाएंगे, फिर बातें शातें तो होती रहती हैं। और साथ साथ जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे तो मैसेज दे दें। और जवाद, देखिए, मुझे जो अपने मुल्क के लोगों से शिकायत है, वो छोटी सी शिकायत ये है, ख़ासतौर पर कराची वालों से, वो ये है कि अपने आसपास नज़र रखें। सही है, सबसे पहले फैमिली के बाद अपने जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के बाद जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कुलीग्स हैं सॉरी, जो कुलीग्स हैं, उन सब पे नज़र रखें। कोई किस परेशानी में है हमें नहीं पता होता, तो उनकी चीज़ों का ख्याल रखें, उनकी परवाह करें। देखिए, हम ये नहीं बोलते कि आप लोग हमें फंड करें, हम सिर्फ ये बोलते हैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। इस्लाम ने इक्वालिटी का दर्जा दिया ही इसलिए था कि कोई अमीर गरीब ना रहे, कोई गोरा या काला ना रहे। तो हमारा मेन मकसद ये कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें, कोई भूखा ना सोए बस। सही, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया जवाद। और साथ साथ रमशा, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं मैं तो हमारे अपनी व्यूअर्स यूथ को? को स्पेशली मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा यंग जनरेशन है, और हम ये इनिशिएट ज़रूर लें ऐसे कामों में। ये नहीं कि चलिए वेलफेयर खोल लें, बट ये है कि अपने पास से लोगों की मदद कर सके जितना कर सकते हैं। और यस के शिकायतें गवर्नमेंट से करें, ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन आप अपने तौर पे जो कर सकते हैं ना, वो ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, अपना एक पार्ट, अपना एक हिस्सा जो है वो अदा करें। और साथ साथ अगर आप लोगों में से कोई फंडिंग करना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है, और कोई वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहता है, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनकी बैंक डिटेल्स यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं। आप वहाँ जाकर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके आप देखना चाहते हैं, ये लोग लाइव लोकेशन भेजते हैं जहाँ पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, सारा पूरा प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, और आप लोगों का देखना भी राइट है। तो आप इस तरह से करना चाहते हैं तो जवाद से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर चल रहा है। साथ साथ अगर वैसे ही आप फंडिंग करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल्स यहाँ पर चल रही हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और मेरे जाने का वक्त भी आ गया है। सो मुझे और मेरी वीनस एजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तो अब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।